बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम की प्लेलिस्ट में हमने लास्ट टाइम पे स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा था और इस वीडियो में हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। और बेसिकली हम डबल साइड बैंड फुल कैरियर के लिए मॉड्यूलेटर बना रहे हैं और पहले हमने स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर पढ़ा और इस बार हम स्विचिंग मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से स्विचिंग मॉड्यूलेटर काम करता है। इन स्विचिंग मॉड्यूलेटर वो यूज स्विचिंग प्रॉपर्टी ऑफ डायोड टू जनरेट एएम मॉड्यूलेशन। तो इस मॉड्यूलेटर में हम डायोड की स्विचिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए मॉड्यूलेटर बनाते हैं और उसको हम बोलते हैं डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेटर। तो डायोड की स्विचिंग प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? हमें पता है कि डायोड को जब 0.7 से ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो वो फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और जब इससे कम वोल्टेज होते हैं तो वो रिवर्स बाइस होता है। और जब फॉरवर्ड बाइस होता है तो वो एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है और जब वो रिवर्स बाइस होता है तो वो एक ओपन सर्किट की तरह काम करता है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम मॉड्यूलेटर बनाएंगे जिसको बोलेंगे स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो उसकी सर्किट डायग्राम हम कुछ देखें तो वो इस तरह से है कि यहाँ पे हमारे पास सिग्नल जो है मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल, इन दोनों को हमने ऐड किया हुआ है। इनके एडिशन से जो हमारे पास आएगा वो उसको हमने VI बोल दिया और ये इनपुट वोल्टेज है डायोड के लिए। ये डायोड के इनपुट वोल्टेज हो गए और फिर डायोड के जो आउटपुट वोल्टेज है उसको VOT लिखा हुआ है। ये जो वोल्टेज डायोड से आउटपुट हमें मिलेगी उसको हम पास करेंगे एक बैंड पास फिल्टर से। और बैंड पास फिल्टर चूंकि अभी तक हमने दो, एक जनरल वेव देखा डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन का और एक स्क्वेयर लॉ मॉड्यूलेटर में देखा, और दोनों बार हमने देखा कि हमारा जो कैरियर सिग्नल था वो FC पे था और उसकी जो बैंड विड्थ थी हमारे जो सिग्नल की MT की वो 2 FM थी। तो हमने यहाँ पे पहले से बोल दिया कि हमारे पास ऐसा बैंड पास फिल्टर इस तरह का आने वाला है यहाँ पे, और इसकी जो आउटपुट होगी वो हमारे पास बेसिकली हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल होगा। तो अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डायोड इस पार्ट को देखते हैं। ये बैंड पास फिल्टर का तो हमने पहले से देखा हुआ, इतने पार्ट को देखते हैं। तो अगर मैं इस जगह पे किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाऊं तो मतलब VIT मेरे पास बराबर होगा CT प्लस MT के। तो ये मेरे पास आ गया VIT बराबर है MT प्लस CT जो मेरे पास कैरियर सिग्नल है उसको मैंने लिया हुआ AC cos 2 pi FCT। तो हमने लास्ट टाइम जो कंडीशन देखी थी, जो डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन की जो हमने देखी थी कंडीशन, वो कंडीशन कुछ इस तरह से थी कि 0 लेस देन म्यू लेस देन 1, कि म्यू हमारा 0 और 1 के दरमियान में होना चाहिए। और जो स्विचिंग मॉड्यूलेटर की जो कंडीशन है वो ये है कि म्यू बहुत छोटा होना चाहिए 1 से, इसके दरमियान में तो होना तो लाजमी है। वो तो तब तक हमारा डबल साइड बैंड फुल कैरियर मॉड्यूलेशन ही नहीं होगी जब तक ये इसके दरमियान में नहीं होगा। तो इसके लिए कंडीशन ये है कि ये बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए 1 से। 0 से तो बड़ा हो लेकिन 1 से बहुत ज़्यादा छोटा हो। क्योंकि म्यू बराबर होता है AM ओवर AC, तो इस पार्ट को अगर 1 से बहुत ज़्यादा छोटा होना है तो मतलब AC को बहुत ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा हमें AM से। तो AC इज़ वेरी ग्रेटर देन AM। तो ये कंडीशन है स्विचिंग मॉड्यूलेटर की। तो बेसिक हमने ये कंडीशन लगाई क्यों, उसके ऊपर देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे क्योंकि दो सिग्नल आ रहे हैं, दोनों साइनसॉइडल हैं, तो कौन सा सिग्नल होगा जो डायोड को ऑन करेगा और कौन सा सिग्नल होगा जो डायोड को ऑफ करेगा। तो इसको देखते हैं। अगर मेरे पास एक डायोड है, ये मेरे पास एक डायोड है और इसको मैं दो सिग्नल दूं, एक मेरे पास ये सिग्नल है दूसरा मेरे पास ये सिग्नल है। इसको आप मान लें कि ये MT है और ये मेरे पास CT है। ये मेरे पास कैरियर सिग्नल है और ऊपर वाला मेरे पास मैसेज सिग्नल है। अब दोनों सिग्नल्स को आपने डायोड में सेंड कर दिया, दोनों को ऐड किया आपने। MT प्लस जो है CT आपने किया, MT प्लस CT आपने किया और दोनों को आपने डायोड में सेंड कर दिया। अब देखें ये जो सिग्नल है, ये जो हमारा मैसेज सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम होता है, ये मिली वोल्ट्स में होता है। डायोड को फॉरवर्ड बाइस करने के लिए 0.7 वोल्टेज रिक्वायर है। तो अगर तो इसका एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, मैसेज सिग्नल जो है वो डिसाइड करेगा कब डायोड ने फॉरवर्ड बाइस होना है और कब डायोड ने रिवर्स बाइस होना है। तो डायोड इतने पार्ट के लिए मान लें कि यहाँ पे कहीं पे 0.7 आया तो डायोड इतने पार्ट के लिए जो है क्या होगा, रिवर्स बाइस रहेगा और इससे आगे वाले पार्ट के लिए फॉरवर्ड बाइस होगा। तो इस इतना पार्ट जो कैरियर फ्रीक्वेंसी का है वो तो ज़ाया चला गया, वो तो डायोड के पास गया ही नहीं। और फिर अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे ये 0.7 है मेरे पास, तो इस पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक 0.7 रहा, दोबारा फिर वोल्टेज डिक्रीज़ कर रहे हैं
तो इतना पार्ट कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो है यहाँ से लेके इतना पार्ट जो है वो जाएगा डायोड में, और फिर आगे जब तक 0.7 नहीं आएगा तब तक इतना पार्ट फिर डायोड में से पास नहीं करेगा। तो कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो तो डायोड में से सही तरह पास करेगी ही नहीं, और फिर हमारा जो सिग्नल है वो भी जो हमें आउटपुट में मिलेगा वो भी सिर्फ इतना हमें मिलेगा। डायोड की जो हमारे पास आउटपुट आएगी, जो कि इस पार्ट के लिए डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो रहा है, ये आएगा। फिर इतना पार्ट डायोड के पास नहीं आएगा आगे, फिर एक दोबारा में जब ये पार्ट दोबारा यहाँ पे आएगा तो उसके लिए फिर हमें आउटपुट मिलेगी, अदरवाइज आउटपुट नहीं मिलेगी। तो आउटपुट में तो ये आ रहा है, अगर अगर हमारे पास मैसेज सिग्नल की का एम्पलीट्यूड सीटी से ज़्यादा हो, कैरियर सिग्नल से ज़्यादा हो, तो ये आउटपुट आ रही है। मतलब ये कि इसके एम्पलीट्यूड को कम रखना पड़ेगा सीटी के एम्पलीट्यूड से। कैरियर फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है वो डिसाइड करे कि डायोड ने कब ऑन होना है और कब ऑफ होना है। क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी इसको ऑन और ऑफ करेगा, जिससे हमारा पूरा मैसेज सिग्नल जो पूरा वो जो है आउटपुट में जाएगा, डायोड के आउटपुट में आएगा फिर वो। तो इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन हमने लगाई हुई है कि म्यू जो है वो बहुत ज़्यादा छोटा हो 1 से, और हमारे पास ए सी जो है वो ज़्यादा बड़ा हो ए एम से। मतलब जो कैरियर जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड बहुत बड़ा होना चाहिए मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड से। तो इतना हमारा हो गया। फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द कैरियर सिग्नल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा कैरियर सिग्नल का तो क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, और जो इनपुट पे वोल्टेज है वही आउटपुट पे आ जाएंगे। तो जो हमारे पास इनपुट पे वोल्टेज होंगे, इनपुट पे जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो इनपुट पे क्या वोल्टेज होंगे, इन दोनों का सम जो कि वी आई टी है, तो वी आई टी बराबर हो जाएगा वी ओ टी के, तो इनपुट बराबर हो जाएगा आउटपुट के। लेकिन जब डायोड रिवर्स बाइस होगा तो फिर आउटपुट पे क्या आएगा, ज़ीरो। तो आउटपुट पे क्योंकि डायोड हमारे पास जो है ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, तो हमारे पास वी ओ टी क्या ज़ीरो हो जाएगा। तो दो इक्वेशन हमारे पास आ जाएंगी डायोड के आउटपुट के लिए। एक आउटपुट बराबर होगा वी आई टी, एक आउटपुट बराबर होगा वी ओ टी। और इन दोनों को कंबाइन करके, चूंकि आउटपुट तो हमारे पास एक आएगी, तो इन दोनों को कंबाइन करके हमने एक इक्वेशन बनानी है। तो अगर मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिखूं, दोनों को कंबाइन करके कुछ अगर इस फॉर्म में मैं लिखूं कि वी ओ टी जो आउटपुट है मेरे पास वो पी टी इंटू वी आई टी जो कि हमारे पास आउटपुट आ रही है, और पी टी को मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि मुझे 1 दे रहा है और 0 दे रहा है। क्योंकि हमें यहाँ पे वी आई टी चाहिए, तो पी टी की वैल्यू जब 1 होगी तो मेरे पास ये फंक्शन आ जाएगा, और जब 0 होगी तो मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। और मैंने मान लिया कि किस किस रीजन में जो है हमारे पास ये पी टी कब 1 होने वाला है, कब 0 होने वाला है, उसके लिए क्योंकि ये एक 1 और 0 का फंक्शन होगा सिंपल, उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल फंक्शन ले लिया कि मेरे पास ये जो फंक्शन है एक रेक्टेंगल टाइप का फंक्शन होगा। किसी रीजन में ये 1 होगा, किसी रीजन में ये 0 होगा, फिर 1 फिर 0, ऐसा कुछ हमारे पास ये रहने वाला है। तो रेक्टेंगल फंक्शन का हमें पता है कि फॉरियर सीरीज़ उसकी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर मैथमेटिकल मेथड आप देखें तो उसमें रेक्टेंगल फंक्शन की फॉरियर सीरीज़ आप फाइंड करें तो सेम यही आपके पास आएगी उसकी फॉरियर सीरीज़। ये फॉरियर सीरीज़ इसकी आ गई हमारे पास इस पी टी की। तो इस पी टी की वैल्यू अगर मैं फॉरियर सीरीज़ को ओपन कर दूं, मतलब इसके अंदर यहाँ पे n की वैल्यू पुट करता जाऊँ, 0 1 2 3 4 5 ये पुट कर दूँ, तो मेरे पास जो है कुछ ये फॉर्म आ जाएगी, ये मेरे पास सीरीज़ आ जाएगी। अब मेरे पास जो डायोड की आउटपुट इक्वेशन थी वो ये थी वी ओ टी पी टी वी आई टी। इसमें वी आई टी की वैल्यू भी पुट कर दें जो ये थी, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि दोनों के सम से हमारे पास आ रही है वैल्यू, जो कि वी आई टी हमने यहाँ पे देखा था, इन दोनों के सम से वी आई टी आ रहा था। तो ये वी आई टी को भी पुट कर दें और पी टी की वैल्यू जो हमारे पास है ये भी पुट कर दें, तो हमारे पास कुछ इस तरह की ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये मेरे पास एक सीरीज़ है और ये मेरे पास दो टर्म्स है, इन दोनों को अगर मैं इसके साथ सीरीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये लंबी चौड़ी इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी। आपने सिर्फ सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। अब हमने इसका ड्रॉ करना है स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे और फिर हमारा प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगा। तो स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी टर्म बाय टर्म इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे, हर टर्म को देखेंगे कि कहाँ पे उसका स्पेक्ट्रम बनेगा और वो हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ कर लेंगे। और इसका मैं एक बता दूं आपको हिंट के, हमने चूँकि एफ सी जो फ्रीक्वेंसी हमारी उसके लिए हमें चाहिए हमारा जो सिग्नल है, अभी लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि जो एफ सी वाली जो टर्म है और उसके गिर्द जो साइड बैंड है हमने वो रखा था, बाकी सबको हमने बैंड पास फिल्टर से जो है नहीं था गुजारा, उसको काट दिया था। तो यहाँ पे भी आप ऐसी टर्म्स का ही सिर्फ फॉरियर ट्रांसफॉर्म ले लें जो कि आपको लगता है कि आपके उस बैंड के अंदर आएंगी। मतलब एक तो एम टी आने वाला है, एम टी का सॉरी ये नहीं आएगा, ये एम टी इसके साथ कोई भी कॉस का फंक्शन नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग नहीं आएगी। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको अगर नहीं पता आपको इसका वो भी आप देख लें।
तो एम टी का फंक्शन हमारे पास ओरिजिन पे आने वाला है, ये कोस वाला ये फंक्शन है हमारे पास जो कि एक एफ सी के ऊपर आएगा, और फिर हमारे पास ये भी नहीं आएगा, ये 3fc के ऊपर फंक्शन आने वाला है, इसको भी आप निगलेक्ट कर दें। फिर ये हमारे पास एक कैरियर सिग्नल आएगा fc पे, ये एक टर्म हमारे पास आने वाली है, ये नहीं आएगी, एक ये टर्म और एक ये टर्म, तो ये दो टर्म्स आने वाली हैं सिर्फ हमारे पास, और कोई टर्म नहीं हमारे पास आएगी। तो उसका जब आप स्पेक्ट्रम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से स्पेक्ट्रम आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास हमारा जो मैसेज सिग्नल है वो यहाँ पे है। तो हम बैंड पास फिल्टर एक ऐसा बनाएंगे जिसका जो है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम हो और सेंटर फ्रीक्वेंसी एफ सी हो, जो कि हमने बोल दिया था कि हमारा ये ऐसा बैंड पास फिल्टर होगा। तो जब ऐसा फिल्टर मैं लगाऊंगा तो सिर्फ इतना पार्ट पास करेगा, बाकी सारा वो काट देगा बैंड पास फिल्टर, और हमारे पास अल्टीमेटली आंसर में ये जो है एस टी की इक्वेशन मेरे पास ये आ जाएगी। उन दोनों टर्म्स को अगर मैं लिख लूँ तो मेरे पास एस टी की इक्वेशन ये बन जाएगी, जो मेरे पास एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से मेरे पास आएगी, ये मेरे पास बेसिकली वो मेरी इक्वेशन आ जाएगी। अब आगे देखते हैं। तो इसको जो हमारे पास एस टी की वैल्यू आ गई, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें से मैंने सिर्फ ए सी बाई टू को कॉमन ले लिया, ए सी बाई टू को यहाँ पे हमारे पास नहीं था, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा ए सी, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4, तो कॉमन लेने से मेरे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। तो ये मेरे पास कुछ मिलती जुलती इक्वेशन है, जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की जनरल इक्वेशन से मिलती जुलती कुछ हमारे पास इक्वेशन है। इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो वहाँ से मेरे पास आ जाएगा कि जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो हमारे पास ए सी आता है वो यहाँ पे बराबर है ए सी बाई टू के, तो मैंने ऐसे लिख दिया ए सी प्राइम बराबर है ए सी टू के, मतलब ओरिजिनल एम्पलीट्यूड का हाफ जो है हमारे पास मॉड्यूलेशन के बाद हाफ हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। और जो मॉड्यूलेटर सेंसिटिविटी है, जो स्विचिंग मॉड्यूलेटर की सेंसिटिविटी है, वो हमारे पास आ गई 4/पाई ए सी के बराबर। तो ये हमारा जो स्विचिंग मॉड्यूलेटर है ये कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम डी मॉड्यूलेटर्स पढ़ेंगे, और डी मॉड्यूलेटर हम तकरीबन 4 डी मॉड्यूलेटर पढ़ेंगे, और फिर आगे इसकी जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास जो कि जिसमें हम पढ़ेंगे डबल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर, वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह।